हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग अर्थशास्त्र का छठा चैप्टर का आगे का ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने शॉर्टली थ्योरी और 7 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके। आज हम लोग 8 तक देख चुके थे। 9 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें। और सारे को हमने बहुत अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन किए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हुए थे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत ना हो। जहाँ पे समझाने की ज़रूरत था वहाँ पे हमने अच्छे तरीके से आपको समझाए। और आगे इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन क्या है। और शाम में हम आपको अभी राजनीतिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं, उसमें सेकेंड चैप्टर चल रहा है सत्ता में साझेदारी का, न्यायपालिका। उसमें हमने एक क्वेश्चन करा चुके हैं और आगे आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो उसको भी ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं मेरा आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। मतलब राष्ट्रीयकृत क्या मतलब देश के द्वारा जिसे मान्यता प्राप्त हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक। बहुत ऐसे होते हैं जो प्राइवेट बैंक होते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन से चलता है, उसे हम राष्ट्रीयकृत नहीं कहते हैं। तो कह रहा है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो भारत में कुल कितने हैं, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है अभी तक, जिसको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। तो इसे आप याद रखें। और इसका संगठन कब हुआ था, तो 1900 हम अभी देखे थे ऊपर वाले 1995 में इसकी क्या हुई थी, संगठन हुआ। तो 1995 ईस्वी में इससे 3 ऑब्जेक्टिव बन रहा था कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। इसलिए हमने शॉर्ट थ्योरी बता देते हैं, जिससे 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। और जैसे आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है और यदि आप कोई टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि अब बहुत समय नहीं है, यदि आपको जल्दी जल्दी में रिवाइज करना है, तो आप मेरे जो हमने जो पढ़ाया है उसके आप शॉर्टली थ्योरी देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपको मतलब अच्छा ऑब्जेक्टिव का कमांड उससे बन जाएगा यदि आप एक बार उसे पढ़ ले तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई। तो नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी, 1991 में। 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि इसमें निजीकरण और वैश्वीकरण और उदारीकरण को क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। निजीकरण और उदारीकरण से ही मिलकर क्या बना था, वैश्वीकरण बना था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आधारिक संरचना में शामिल है। आधारिक संरचना में क्या शामिल है, शिक्षा, संचार, वित्त या इनमें से कोई नहीं। तो आधारिक संरचना में जो शामिल है वो क्या है, वो है इनमें से कोई नहीं। मतलब इसका करेक्ट आंसर इसमें दिया हुआ नहीं है जो आधारिक संरचना में शामिल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है कि पार्ले समूह के थीम्स ऑफ ब्रांड के किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा। पार्ले कंपनी के थीम्स ऑफ किस कंपनी ने खरीदा था, तो कोको कोला के कंपनी ने उसे खरीदा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि बिहार में किस प्रकार का उद्योग अधिक है। मतलब सबसे ज़्यादा उद्योग किस तरह के हैं, जो जैसे क्या मुंबई कोलकाता सब में क्या है कि कपड़े का उद्योग, सब मुंबई सब में कपड़े का उद्योग क्या है, ज़्यादा है। तो उसी तरह पूछ रहा है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योग अधिक है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग या इनमें से सभी। कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ना, जैसे क्या हो गया, राइस मिल हो गया, चीनी का मिल हो गया, ये सब क्या होगा, कुटीर उद्योग है। लघु उद्योग उससे भी छोटा होता है, जैसे दीपक बनाता है घर में बैठकर, मोनी यानी कि जो छठ में हम लोग चढ़ाते हैं, वो सब डलिया सब होता है, वो सब बनाया जाता है। उसके बाद हस्तशिल्प, जो हाथ से सिल के कोई चीज़ बनाई जाती है, जैसे ऊन के ही वुलन क्लॉथ हो गया। जैसे ठंडी के मौसम में आ गए हैं अभी, तो उसमें क्या होता है, स्वेटर और टोपी वगैरह हाथ से सिल के बनाए जाते हैं। तो हमारे घर की महिलाएं जो बनाते हैं वही क्या कहलाता है, हस्तशिल्प उद्योग कहलाते हैं। तो इस तरह के मतलब हम यदि देखें तो ये उद्योग भी बिहार में है, लघु उद्योग भी है, हस्तशिल्प उद्योग भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
तो इस प्रकार के ही उद्योग हमारे बिहार में है। कोई ऐसा उद्योग नहीं है जो बड़ा उद्योग जो सबसे ज़्यादा हो। बिहार में तो उद्योग नेग्लिजिबल के बराबर, ना के बराबर ही है। इसलिए हमारे यहाँ के मजदूर सब क्या दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था इनमें से कौन है? विश्व बैंक, IMF, UNO या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या विश्व बैंक ही करते हैं? विश्व व्यापार संगठन के नियम का निर्धारण कौन करता है? विश्व बैंक करता है, जो कि 2012 में पूछा भी गया है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या है? मतलब वैश्वीकरण जो विश्व का ग्लोबलाइजेशन चलता है, एक देश से दूसरे देश में जो मतलब व्यापार का कार्य जो किया जाता है वही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाते हैं। तो वैश्वीकरण को हम बहुत ही डिटेल्स में बताएं। यदि आप नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर देख ले, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और वैश्वीकरण बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी है। तो कह रहा है कि बिहार में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या है? निर्यातों में वृद्धि, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि निर्यातों में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब निर्यातों में भी वृद्धि के कारण होता है वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव, रोजगार का अवसर में भी वृद्धि होते हैं। जैसे क्या हुआ कि हमारे देश में एप्पल हो गया और भी बहुत सारा, माइक्रोसॉफ्ट का, ये सब क्या करता है? अपना प्लांट लगाना चाहता है। तो उससे क्या होगा? हमारे देश में लगाएगा, लेकिन हमारे देश की कंपनियां तो है नहीं। तो हमारे देश में क्या होगा? रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी, कृषि उत्पादन में भी क्या होगा? वृद्धि होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और यदि एग्रीकल्चर वाला हमारे देश में लगाया वैश्वीकरण तो उससे हमारे कृषि में भी क्या होगा? वृद्धि होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि WTO का विस्तारित रूप क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हम कितने बार, जितना बार ये क्वेश्चन आया उतना बार हमने इसको फुल फॉर्म बताया। तो इसका फुल नेम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अब 18 देखते हैं कि मेरा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होती है? वैश्वीकरण जो होता है एक सभी देश मतलब चाहता है कि जहाँ पे मतलब मार्केट अच्छा और डेवलप हो, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या हो, जहाँ पे ज़्यादा बिक्री कोई चीज़ का चलता हो। जैसे कि अभी भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे सभी देश की कंपनियाँ चाहता है कि हम अपना मतलब मैन्युफैक्चरिंग करें उस देश में अपना, भारत में अपना प्लांट लगाए। तो वही कह रहा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देश के उत्पादों में प्रतिस्पर्धा यदि आएगा, जैसे रियलमी आया, जैसे मोबाइल का पहले बहुत कम चलते थे, नोकिया, उत्तर कोरिया का जैसे वो क्या सैमसंग सब हो गया, तो ये सब थोड़ा महंगा आते थे। वही चाइनीज़ कंपनी रियलमी सब आया और भी अमेरिकन कंपनी सब आया। तो क्या होगा? उसमें दो कंपनियों के बीच क्या हुआ कि वैश्वीकरण, प्रतिस्पर्धा देखने को मिला। मतलब रेट में भी कमी, मतलब उसमें एडवांटेज भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं कम दाम में। वही पहले क्या होता था? एंड्रॉयड मोबाइल बहुत ही महंगे आते थे। वही कह रहा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा कम होगी, बढ़ेगी, या घटेगी, या इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण की प्रतिस्पर्धा क्या होगा? बढ़ जाएगी। सब चाहेगा कि हम आप अच्छे क्वालिटी के दे, मतलब अपना मतलब प्रोडक्ट में अच्छे क्वालिटी, अच्छे मतलब क्वांटिटी दे, ताकि हमारे बिक्री ज़्यादा हो, क्योंकि उसके सामने अपोजिट भी कोई खड़ा है जो उसी के जैसे मतलब प्रोडक्ट बनाया है, तो वो उससे बेटर देगा तभी ना कोई लेंगे। तो वही कह रहा है कि दो देश का जब वैश्वीकरण होंगे तो क्या होगा? उसके बीच का प्रतिस्पर्धा है बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है, कि इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? मतलब विदेशी कंपनियां इनमें से कौन नहीं है? इसका मतलब ये डायरेक्टली हमसे ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा मतलब भारत का कंपनियां है। तो हम विदेशी को छांट देंगे तो जो बच गया वो भारत का होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन विदेशी कंपनियां नहीं है। तो क्या कह रहा है? हुंडई मतलब इंडिया का कंपनी नहीं है, उत्तर कोरिया का है। टोयोटा भी इंडिया का कंपनी नहीं है। ये सब गाड़ी का नाम है, फोर व्हीलर। फोर्ड भी इंडिया का नहीं है, टाटा।
टाटा क्या है, जमशेदपुर टाटा का नाम सुने ही होंगे। तो स्टील की जो कंपनियां है, यह कहाँ की है, भारत की कंपनियां, जो जमशेदजी टाटा ने इसका स्थापना की थी। तो ये भारत की कंपनियां हो गया। तो ये क्या हो गया, मतलब विदेशी, ये तीनों तो विदेशी है, लेकिन ये क्या होगा, विदेशी ब्रांड नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 2019 में पूछा भी गया है। तो इसके बाद हम लोग एक ही चैप्टर इसका बचता है, अर्थशास्त्र का, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। इसका मतलब आंसर भी रहता है, यदि आपको पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और यदि आप लोगों को प्रैक्टिकल लिखने में दिक्कत आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसमें आपको बता देंगे। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना है।